हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट हिंदी नाटक के ऊपर। हिंदी नाटक के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर चर्चा कर लिया था और शेष बचे नाटकों पर आज इस वीडियो लेक्चर में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं नाटक पर चर्चा करूं, पिछले वीडियो में यानी कि हिंदी कविता वाले वीडियो में मैंने डिंगल और पिंगल दोनों को थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो उसमें सुधार करते हुए डिंगल यानी कि जो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश होती है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है वो डिंगल कहलाती है, और पिंगल जो कि ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश होती है जिसमें कि कोमलता यानी कि माधुर्य गुण पाया जाता है तो वो पिंगल कहलाती है। तो मेरे जितने भी सुधी दर्शक हैं या फिर मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, कमेंट्स कर अगर कुछ भी भूल हो जाती है उसे बताते हैं तो अच्छा लगता है, और हम हमेशा कमेंट्स के इंतज़ार में रहते हैं। तो इसी तरीके से आप सीरियसली पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए तो और अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं आज के पहले नाटक पर, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, अंधा युग। अंधा युग लगभग सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा होता है, तो आप लोग इससे पहले भी परिचित होंगे। अंधा युग एक ऐसा नाटक है जो कि यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आना ही आना है। अंधा युग नाटक विधा के अंतर्गत भी आता है, कई बार इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1954 ईस्वी है, जो कि नई कविता की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। तो कई आलोचक इसको कविता के अंतर्गत भी रखते हैं। खैर, वैसे इसे आप गीति नाट्य या फिर नाटक विधा के अंतर्गत ही रख सकते हैं। बस ध्यान रखने के लिए कि जिस समय यह नाटक लिखा गया था धर्मवीर भारती के द्वारा, उसी समय नई कविता का भी आरंभ हुआ था। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक हैं जो कि मात्र 26 से 27 साल के उम्र में लगभग सभी विधाओं में इन्होंने काम कर लिया था, और इसके बाद इन्होंने कुछ रचना नहीं की। तो बहुत ही कम उम्र में और लगभग सभी विधाओं में ये पारंगत थे। तो इस तरीके से धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अंधा युग, जिसका कि मैंने बताया कि प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आज़ादी के आज़ादी भारत को मिल चुकी थी और उसके 7 साल बाद ये नाटक लिखा गया था। इसकी जो पृष्ठभूमि है महाभारतकालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह 5 अंकों का नाटक है। आधुनिक समय में युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में कर्म तथा भाग्य, आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण ये नाटक करता है। अगर अनुक्रम की बात करें, जो कि 5 खंडों में तो है, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा ये टेक्निकली इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला जो इसका अनुक्रम है स्थापना, जिसमें कि अंधा युग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पहला जो अंक है वो कौरी नगरी है। कई बार परीक्षाओं में इस तरीके से अंकों का शीर्षक भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखिए। पहला अंक जिसमें कौरव नगरी, दूसरा अंक जिसमें परशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अब देख रहे हैं कि इन 3 अंकों के बाद एक आया हुआ है अंतराल। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि जो अंधा युग का शीर्षक अंतराल है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो पंख है, पहिए है और पट्टियाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिए। चौथा अंक है गांधारी का शाप। पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और जो समापन है वो प्रभु की मृत्यु। तो इस तरीके से आप अंकों के शीर्षकों को भी ध्यान में रखिए कि कौन कौन किस अंक में है और अंतराल में किसका जिक्र किया गया है इसको। और एक बार परीक्षा में पूछा था कि अंतराल किन 2 अंकों के बीच है, यानी कि तीसरा और चौथा के बीच में क्या है, अंतराल है। यानी आप ध्यान में रखिए 34 या फिर 3 व 4 के बीच में। तो इस तरीके से तकनीकी तौर पर भी परीक्षाओं के प्रश्नों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न आए तो आपका आंसर सही हो जाए। अगर अंधा युग के पात्रों के बारे में चर्चा करें तो इसमें कुल 16 पात्रों का जिक्र है, जिसमें कि अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, गूंगा भिखारी, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, प्रहरी, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, बलराम और कृष्ण। ये कुल 16 पात्र हैं।
अंधा युग एक ऐसा नाटक है जिसे कि दिल्ली के ताल कटोरा में कई बार खेला गया है और अलग अलग रंग निर्देशकों ने इसको खेलने का प्रयास किया है। जो लोग नई दिल्ली में रहे होंगे और सन 2012 या 13 के आसपास में अंधा युग का एक मंचन किया गया था ताल कटोरा में, उसे ज़रूर देखे होंगे। बाकी अंधा युग रेडियो नाटक के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नाटक रहा है। इसको रेडियो पर भी ध्वनियों के माध्यम से खेलने की कोशिश की गई है। तो काफ़ी ये हिंदी नाटकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे अगर बात करें कि ये जो नाटक लिखा गया है इसका घटना काल क्या है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है घटना काल। महाभारत के 18वें दिन से 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का जिक्र इसमें किया गया है। ध्यान रखिए, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना इसमें शामिल की गई है। इसकी भूमिका लिखते हुए धर्मवीर भारती लिखते हैं कि अंधा युग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा सा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना, इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। तो एक तरीके से भूमिका में ही धर्मवीर भारती ने इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। आगे वे लिखते हैं कि एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों न निडर धंसूं, इनमें धंस कर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरें मरी हैं संसारा। तो एक तरीके से इस पैराग्राफ में जो नई कविता की प्रवृत्ति रही है उसका भी जिक्र धर्मवीर भारती कर रहे हैं और बाकी पूरे अंधा युग के विषय वस्तु के बारे में भी उन्होंने बता दिया। आगे वे लिखते हैं, पर नहीं संसार भी क्यों मरे, मैंने जब वेदना सबकी भोगी है तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का वाह अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न। आगे लिखते हैं, यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो। घोषणा के बारे में स्पष्ट करते हुए धर्मवीर भारती लिखते हैं कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है, उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राजशक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। दोपरांत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विलगित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ठीक है, तो ये युद्धोपरांत के बारे में चर्चा की है। अब जब अंधा युग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसमें धर्मवीर भारती ने कथा गायन का प्रयोग किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में गीत योजना को ध्यान में रखते हैं, वैसे ही अंधा युग में समय समय पर कथा गायन हुआ है। तो प्रथम अंक में, पहले अंक में जो कथा गायन हुआ है वो अंधा युग की कहानी को एक तरीके से स्पष्ट कर देता है
कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। ठीक है। और इस नाटक की शुरुआत प्रहरी 1 और प्रहरी 2 के संवादों से होती है। कथा गायन के बाद प्रहरी 2 कहता है प्रहरी 1 से, और ये जो मैं पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव बधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थीं, आज वे विधवा हैं। आगे प्रहरी 2 लिखता है, बोलता है कि 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे ये, ढालें हमारी ये निरर्थक पड़ी रहीं, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। एक तरीके से प्रहरी 2 और प्रहरी 1 आपस में बातचीत करते हुए अपनी सार्थकता के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास सैन्य जो हथियार हैं सब धरे के धरे रह गए। हमने रक्षा करने की कोशिश की 17 दिनों तक, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। आगे प्रहरी 2 कहता है कि जीवन के अर्थहीन सोने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। इसी बीच विदुर और धृतराष्ट्र से संवाद होता है। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये जो पंक्तियां हैं कि तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ भी चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ये धृतराष्ट्र विदुर से कह रहे हैं। और फिर आखिर में कह रहे हैं कि आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। फिर विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था, यह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। फिर गांधारी धृतराष्ट्र से कहती है, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है। बर्बर पशु अंधा पशुवास वहीं करता है। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। फिर याचक विदुर से कहता है कि पता नहीं है प्रभु हैं या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को,
उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन संवादों को आप लोग ध्यान में रखिए। इसी बीच संजय का भी कथन आया हुआ है कि मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य को कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूँगा हाय। ये संजय की जो द्वंद्व है उसको यहाँ पर धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत किया है। और आप ध्यान में रखिए कि हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए कि महाभारत के किस पात्र को अबद्ध रहने का जो श्राप मिला था, किसने दिया था, व्यास ने दिया था, और वो जो पात्र है वो संजय है। इसी बीच कृपाचार्य आता है। कृपाचार्य कहते हैं कि जीवित हैं केवल हम तीन आज। तो ध्यान में रखिए कि कौन कौन जीवित हैं। पहला तो है संजय, दूसरा है कृपाचार्य, ठीक, और तीसरा है अश्वत्थामा। ये तीनों जीवित हैं। इसके अलावा एक और पात्र है युयुत्सु, युयुत्सु भी जीवित हैं। तो कृपाचार्य का ये कोटेशन है कि जीवित हैं केवल हम तीन आज, और बाकी सारे मारे जा चुके हैं। इस नाटक में अश्वत्थामा का एक अलग ही चरित्र रहा है। अभी कोटेशन से और क्लियर हो जाएगा। अश्वत्थामा कहता है, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। तो एक तरीके से ये अश्वत्थामा का जो क्रोध है कि युधिष्ठिर धर्मराज होते हुए भी उन्होंने अर्ध सत्य कहा और उसके वजह से उनके पिता की हत्या हो गई, ठीक है। तो उसकी बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के मन में एकदम से क्रोध भरा हुआ है। आगे भी कई कोटेशंस आपको मिलेंगे। इसी बीच संजय कहते हैं, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं, केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे आ। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कृपाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, ये सब जो बचे हुए पात्र हैं ये किस तरीके से अपनी मन की बात कह रहे हैं। अश्वत्थामा कह रहा है, बध मेरे लिए नहीं रही नीति है, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। युयुत्सु एक ऐसा पात्र है जो कि धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए कौरवों का साथ न देकर पांडवों की तरफ है, और उसकी एक अजीब स्थिति है। उसको आप उसके कोटेशन से ही समझ जाएंगे। युयुत्सु कहता है, उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हों, वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा। एक जहर मुझे भाले से, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा। मैं हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। ये था युयुत्सु का मानना। वो सत्य का साथ देने के लिए पांडवों के साथ चला गया, और फिर उसकी क्या स्थिति है कि वो जीवित होकर आता है, फिर भी वो एक तरीके से अपमानित महसूस करता है। आगे गांधारी लिखती हैं, गांधारी का कोटेशन है कि बेटा, जब युयुत्सु को वो देखती हैं तो कहती हैं, बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि व्यंग किया जा रहा है युयुत्सु के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसको खराब लग रहा होगा। इसी बीच व्यास का एक कोटेशन है, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस्में वनस्पति नहीं होंगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सदा सदा के लिए होगा विलीन वह। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। एक तरीके से जो यहाँ पर ये व्यास का कोटेशन है, वो जो नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बमबारी की गई थी और उसके फलस्वरूप जापान के लोगों में विकलांगता, कुष्ठग्रस्त रोग और उनकी जो जाति बौनी हो गई थी, उसके तरफ भी यहाँ पर धर्मवीर भारती इस नाटक के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। गांधारी का अगला कोटेशन है कि तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, यानी कि कृष्ण को कह रही हैं, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। एक तरीके से ये गांधारी का श्राप है कृष्ण को, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जिसका वंश ही खत्म हो गया हो, जिसके 100 पुत्र रहे हों और उनमें से कोई नहीं बचा हो, तो वो चाहे ईश्वर हो चाहे कोई भी हो, उस पर वो अपनी जो भी क्रोध है उसको अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसे ही गांधारी भी कर रही हैं और उनको श्राप दे रही हैं। आगे चलकर कृष्ण ध्वनि एक आती है, बोलती है कि माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और गांधारी को वो माता कहते हैं। इस बात को सुनकर गांधारी का हृदय पिघल जाता है और वो कहती है कि रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यद मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ठीक है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि वो पुत्रहीन हो चुकी है, वो निराश है, उसके अंदर कटुता आ गई है, इसलिए वो कृष्ण को श्राप देती है। बाद में उसको इन्होंने बता भी दिया है। आगे फिर कृष्ण ध्वनि आती है कि ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। ठीक है, तो एक तरीके से कृष्ण दोबारा उनको जवाब देते हैं। और अंधा युग की आखिरी लाइन जो है कि मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दासता पराजय से। तो एक तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट कोटेशन थे अंधा युग के, उनको लेने की कोशिश की, और बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब उसका प्रकाशन हुआ था, कौन कौन से पात्र हैं, और रेडियो नाटक के दृष्टिकोण से, गीति नाट्य के दृष्टिकोण से, और महाभारत की पृष्ठभूमि पर जो लिखा गया है प्रभास तीर्थ कृष्ण की मृत्यु तक। ठीक है, 18 दिनों तक युद्ध चला था, युद्ध के बाद का ये सब विषय वस्तु है। अगले नाटक पर हम चर्चा करते हैं। जो अगला नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, जो जिसका नाम है सिंदूर की होली। इसका प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। लक्ष्मी नारायण मिश्र इब्सन और बर्नार्ड शा जैसे पश्चिमी नाटककारों पर प्रभाव है, और हिंदी में मिश्र को हिंदी में समस्या प्रधान नाटकों का प्रणेता माना जाता है। और जो सिंदूर की होली नाटक है, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। ठीक है, तो ध्यान में रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से कि डिप्टी कलेक्टर कौन है, मुरारी लाल, और समस्या प्रधान नाटक है, और इसमें कुल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। अगर तीनों अंकों में देखा जाए तो तीनों दृश्यों का समय है, पहला दृश्य है 9 बजे का, दूसरा दृश्य है संध्या काल का,
तीसरा दृश्य है रात्रि 10 बजे का। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन और वर्षा का काल है। अगर इसके पात्रों की चर्चा करें तो इसमें कुल 9 पात्र हैं, जिसमें कि मुरारी लाल जो कि एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर है, जिसने 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत नामक लड़के की हत्या का मार्ग प्रशस्त करता है। चंद्रकांता चंद्रकांता मुरारी लाल की बेटी है जो रजनीकांत से प्रेम करती है। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली स्त्री और चंद्रकांता की विरोधी है। भगवंत सिंह रजनीकांत की हत्या करने वाला है। रजनीकांत चंद्रकांता का प्रेमी है और मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। तो ये सब पात्र हैं और उन पात्रों की जो खास विशेषता रही है उसके बारे में मैंने बताया। आप डिप्टी कलेक्टर को ध्यान में रखिए कि मुरारी लाल उनका नाम है। अगले नाटक की चर्चा करें तो अगला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश को अगर देखा जाए तो भारतेंदु जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी नाटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम करने वाले नाटककारों में गिना जाता है। आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में मोहन राकेश लिखते हैं कि हिंदी नाटक रंगमंच किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास में निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। यह संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। तो जिन जिन चीज़ों की चर्चा वो अपने भूमिका में करते हैं और बाद में ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि यह नाटक उस पर खरा उतरे। आषाढ़ का एक दिन का जो प्रकाशन है वो 1958 ईस्वी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के बीच अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का ही नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। अगर पात्रों की बात करें तो जो यहाँ पर रूपरेखा है पात्रों की, अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है। कालिदास कवि हैं। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल है। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम ग्राम पुरुष है। रंगिणी ये नागरी है। संगिणी ये भी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक अधिकारी है। और प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी है। तो कई बार अनुस्वार और अनुनासिक, विलोम, निक्षेप, मातुल, मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु मंजरी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस नाटक से इन सबका संबंध है। तो आषाढ़ का एक दिन से है। अगर कुछ कोटेशन पर बात करें आषाढ़ के एक दिन के कोटेशन पे, तो जो महत्वपूर्ण कोटेशन है मैं उनको यहाँ पर कलेक्ट किया हूँ। पहला कोटेशन है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कीमती है, अनश्वर है। ठीक है, तो ये कहती है बात मल्लिका अंबिका से। परीक्षाओं में कई बार इतना दूर पूछा गया कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। इतना ही एक वाक्य कई बार पूछा गया है कि किसका है, तो ये मल्लिका अंबिका से कहती है। फिर अंबिका मल्लिका से कह रही है इसके बाद कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्मप्रवंचना है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला जो कोटेशन है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है।
शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, यह निक्षेप अंबिका से कहता है। अगला जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। ये बात विलोम कालिदास से कह रहा है। अगला जो कोटेशन है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। ये बात कर रही है प्रियंगु मंजरी मल्लिका से। तो हमने यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन के कुछ महत्वपूर्ण कोटेशनों को भी देखने की कोशिश की और पात्र परिचय भी किया, और मोहन राकेश ने जो भूमिका में अपनी बातों को कहा है उसको भी देखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप सभी को रोचक जानकारी मिली होगी। इससे अगर किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप उसे आराम से हल कर लेंगे। अगले नाटक की चर्चा करें, वो भी मोहन राकेश का ही है, आधे अधूरे। इसका प्रकाशन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यानी कि इसमें स्त्री पुरुष संबंध, दाम्पत्य जीवन का जो खोखलापन है, उसमें एक छोर से दूसरी छोर मतलब हवा आ सकती है, जा सकती है, उसमें ठोसपन नहीं है, खोखलापन है। और पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों का चित्रण किया गया है आधे अधूरे में। इसके शीर्षक को ही आप देखेंगे तो उसी से लग रहा है कि कोई चीज़ क्या है, कंप्लीट नहीं है। अंत में आपने इसको पढ़ा भी होगा, तो जो सावित्री है वो कहती है कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, कोई संपूर्ण नहीं हो। वो संपूर्णता की खोज में परेशान रहती है। आधे अधूरे का अगर मंचन की बात करें तो आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में 1969 ईस्वी में हुआ था। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियाँ एवं मन स्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है, यानी कि इसको आप रंगमंच पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भली भांति संयोजित हैं। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। यानी कि एक तरीके से जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से के प्रति अनुकूल नहीं है, उनको खेलना कठिन है, लेकिन मोहन राकेश ने चाहे आषाढ़ का एक दिन हो, चाहे आधे अधूरे हों, इनके सभी नाटक रंगमंच पे बहुत ही आसानी से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उनको अभिनीत किया जा सकता है। तो इसमें पूरी रंग चेतना निहित है। आगे है कि आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। ये जो शिवपुरी हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं। कहना न होगा कि इस नाटक की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। तो एक तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से इस नाटक की भूमिका भी है, तो उसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और भाषा के दृष्टिकोण से आधे अधूरे महत्वपूर्ण है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यही बल, जिसके कारण नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रंगमंचों के प्रकार पर भी उन्होंने बताया कि चाहे वो बंद रंगमंच हो, यानी कि ऑडिटोरियम हो, या फिर ओपन थिएटर हो, दोनों तरीके के थिएटरों में इस नाटक को आराम से खेला जा सकता है। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है, आधे अधूरे कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह भूमिका से पंक्ति उठाई गई है। शिवपुरी का मानना है, जिन्होंने कि इसका निर्देशन किया था सन 1969 ईस्वी में, इसको अभिनीत किया था। उनका मानना है कि यह नाटक स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। अब इसमें पात्रों का भी जिक्र हो रहा है कि महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने पर उससे वितृष्णा होने लगी,
क्योंकि जीवन में सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत है। यही इस नाटक का मूल केंद्र बिंदु भी है। आधे अधूरे। अब महेंद्रनाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक ओर घर को चलाने का असह्य बोझ है, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ हासिल न कर पाने की तीखी कचोट है। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को एक ही जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान में रखिए। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। जब यह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तक उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। उसके कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा, पराजित, क्योंकि यह उसकी नियत है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की भी गाथा है। तो एक तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से आपने आधे अधूरे की विषय वस्तु को भी समझ लिया होगा और मुख्य पात्रों से भी परिचय कर लिया होगा, और जो जो जिन जिन समस्याओं को उठा गया है वो भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, ये अलग अलग गुणों के 4 पुरुष हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम याद रखिए। सिंघानिया आधे अधूरे से संबंधित है, जुनेजा आधे अधूरे से संबंधित है। ये दोनों पात्र कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जुनेजा तो एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि किस नाटक से संबंधित है। अगर आधे अधूरे पे आगे बात करें तो आधे अधूरे का कार्यस्थल मकान का बैठने का कमरा है, जिसमें सोफे, कुर्सियाँ, मेजें, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि लगी हुई हैं। इसका जो प्रमुख अभिनेता है, इस नाटक का प्रमुख अभिनेता 5 भूमिकाएं उसको करनी है। इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता है। सबसे पहले काले सूट वाला आदमी, फिर कोट उतार कर केवल कमीज जब पहनता है तो महेंद्रनाथ के रूप में आता है। फिर बंद गले का कोट या टोपी पहनता है तो सिंघानिया बन जाता है। आगे हाईनेक की कमीज पहनता है तो जगमोहन बन जाता है। फिर लंबा कोट पहनता है तो जुनेजा बन जाता है। बिन्नी, किन्नी, अशोक, इनका नाम भी आप ध्यान में रखिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि बिन्नी किस नाटक की पात्र है या फिर किन्नी किसकी पात्र है। बाकी इन जो अभिनेताओं का अलग अलग रोल है, चाहे वो महेंद्र का हो, चाहे सिंघानिया का, जगमोहन का, कब कब बदलता है और किस किस रूप में आते हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को एक दृष्टि भी मिली होगी और उम्मीद है कि आपके पास ये नाटक भी होगा, तो दोबारा जब आप पढ़ने जाएँ तो ज़रूर इसको ध्यान में रखें। और बिन्नी किन्नी के बारे में मैंने बता दिया। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। अगर पात्रों की चर्चा करें तो पहले ही मोटे तौर पर आप पात्रों से परिचित हो गए हैं। आगे यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि पुरुष 1 के रूप में है महेंद्रनाथ, पुरुष 2 के बीच में है सिंघानिया, फिर 3 के रूप में है जगमोहन, ठीक है, 4 के रूप में है जुनेजा, और जो सावित्री है इसकी जो उम्र है लगभग 40 साल के आसपास में। और सावित्री के मूल उद्देश्य को आपने पहले ही समझ लिया है कि वो एक पूर्ण पुरुष की खोज में रहती है, लेकिन उसको वो पूर्ण पुरुष नहीं मिल पाता है। बाद में वो बोलती है कि सब के सब पुरुष एक ही जैसे हैं, और ये फिल्मों में कई बार डायलॉग्स के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। सावित्री की जो बड़ी लड़की है बिन्नी, वो 20 साल की है, और जो किन्नी है वो 12 या 13 साल के बीच की है। अशोक 21 के आसपास का है। तो कई बार परीक्षा में इनकी उम्र को भी पूछ देता है, तो ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि मोहन राकेश के दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे को आपने ठीक से समझ लिया होगा और उसके विषय वस्तु, कथनों, पात्रों से भी परिचित हो गए होंगे। अगले नाटक पर हम चर्चा करें जो कि हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया है, आगरा बाजार। इसका प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ठीक अंधा युग के आसपास में ही। यह नाटक अपने व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए
हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। तो इसकी क्या विशेषता रही है? आगरा बाजार की व्यंग्य शैली, संगीतात्मकता इसमें है और रंगमंच के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ। अगर पात्रों की बात करें तो ककड़ी वाला, फ़कीर, हमजोली, किताब वाला, शोहदा, तजकिरन, किरानबीस वाला, शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद इत्यादि इसके मुख्य पात्र हैं। और देख रहे हैं कि कुछ इसी तरीके के पात्र आपको अंधेर नगरी में भी दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे ककड़ी वाला हुआ, किताब वाला हुआ। ठीक है, अगले नाटक पर चर्चा करें जो कि बकरी नाटक है, जिसके नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस नाटक का प्रकाशन सन 1974 ईस्वी में हुआ था और यह नाटक कुल 2 अंकों में विभक्त है। बकरी नाटक में आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में कैसे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और गांधीवादी मूल्यों का भी धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उस पर एक ये भी नाटक व्यंग करता है, यानी कि व्यंग शैली में लिखा गया है। बकरी नाटक के संदर्भ में प्रख्यात आलोचक कृष्णदत्त पालीवाल लिखते हैं कि बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और बानी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंगकर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली की घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ है। इसको लोक नाटक के रूप में देख रहे हैं वो। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी हैं। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भावभूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती हैं और यह लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर बकरी नाटक के पात्रों की चर्चा करें तो इसमें नट, नटी, भिश्ती, दुर्जन सिंह का नाम ध्यान में रखिए, करमवीर, सत्यवीर, इन लोगों का भी नाम ध्यान में रखिए, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। तो कुछ जो विशुद्ध तरीके से नाम हैं उन नामों को आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से बकरी नाटक के विषय वस्तु और पात्रों से हमने परिचय प्राप्त कर लिया। उसका प्रकाशन कब हुआ था, कितने खंडों में है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगले नाटक पर बात करें तो एक और द्रोणाचार्य, जो कि शंकर शेष द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। यह भी 2 भागों में विभक्त है। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। यानी कि एक और द्रोणाचार्य, आजकल भी कई शिक्षकों पर द्रोणाचार्य होने का आरोप लगाया जाता है। आप हाल फिलहाल में अभी एक मुद्दा सुने होंगे कि कैटेगरीज में कई जगह NFS कर दिया जा रहा है, नॉट फाउंड सूटेबल। तो कहा जा रहा है कि ये एक ज़माना था कि द्रोणाचार्य एकलव्य के अंगूठे को दान में, दक्षिणा में मांगते थे। अब इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, तो सीधे सीधे नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जा रहा है। इस तरीके से आप अखबारों में पढ़ते होंगे और जुड़े भी होंगे इन घटनाओं से। तो एक और द्रोणाचार्य, जिसका प्रकाशन 1976 में 2 भागों में है और महाभारत की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन आज की वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया जा रहा है। अगर इसके पात्रों के बारे में चर्चा करें तो पुरुष पात्र हैं यदु, अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, अर्जुन, प्रेसिडेंट, अश्वत्थामा। इसमें भी अश्वत्थामा है, ठीक है, अंधायुग में भी है और यहाँ पर भी है। स्त्री पात्रों की चर्चा करें तो लीला, कृपी और अनुराधा। तो इस तरीके से हमने एक और द्रोणाचार्य की विषय वस्तु और उनके पात्रों से भी परिचय प्राप्त कर लिया। जितने भी नाटकों पर हमने चर्चा की है, उम्मीद है कि किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप उसे करने में सक्षम रहेंगे। अगले नाटक पर चर्चा करें तो नाटक का नाम है अंजो दीदी, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में लगातार 1954 में 2 नाटक हैं, अंधायुग और इसके पहले मैंने बताया आगरा बाजार, और अंजो दीदी जो है 1955 में, मतलब आस ही पास के हैं। अंजो दीदी में किस विषय वस्तु को उठाया गया है? इसमें उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का विषय उठाया गया है। इस नाटक की प्रमुख पात्र अंजो दीदी है, जो कि एक बेहद यांत्रिक महिला है। यानी कि
सिस्टमेटिक ढंग से रहने वाली महिला है कि कब कौन सा काम करना है, घड़ी के अनुसार चलने वाली महिला है। ठीक है, अंजू दीदी। यह यांत्रिकता उसके जीवन को ख़त्म कर देती है, मतलब कि वो समय के अनुसार अपने को बांध के रखी हुई है, उसमें स्वच्छंदता नहीं है और धीरे धीरे उसका जीवन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। यानी कि आप देखेंगे सन 1955 के आसपास का जो दौर रहा है वो नई कविता का दौर रहा है। तो नई कविता की एक खास विशेषता रही है एकाकीपन, अजनबी, ठीक है, संत्रास, भय। तो नाटकों में भी इसी तरीके के सवालों को उठाया गया है। यदि इसके पुरुष पात्र की चर्चा करें तो वकील साहब श्रीराज, और स्त्री पात्र की चर्चा करें तो अंजू दीदी, अनिमा और मुन्नी है। इसके कुछ कथनों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। ठीक है, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुई है, बद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ पर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पूर्ण बन जाएं और पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। तो कई बार एग्जाम में इतना दूर पूछ लिया जाता है कि जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, किस नाटक से लिया गया है। आगे है कि जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। ठीक है, तो एक तरीके से अंजू दीदी के माध्यम से उपेंद्र नाथ अश्क ने जो मशीनीकरण है या फिर यांत्रिकता है उसका विरोध किया गया है। अगले नाटक पर चर्चा करें तो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया नाटक महाभोज। इनका ये नाटक भी है और उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण कर दिया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभोज उपन्यास है कि नाटक है। तो ये नाटक विधा में शामिल किया गया है, लेकिन उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण है। इसका प्रकाशन सन 1982 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आमजन के सामने आया उसका स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। तो पात्रों पर अगर चर्चा करें तो इसमें जो पात्र हैं, दास साहब मुख्यमंत्री, सुकुल बाबू, कई बार पूछा गया है सुकुल बाबू किस नाटक से संबंधित हैं, तो ध्यान में रखिए ये महाभोज से हैं। ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी पार्टी के नेता भी हैं। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। लखन पांडे जी दा, ये दा साहब के निजी सचिव हैं। जमुना बहन दा साहब की पत्नी है। सिन्हा DIG, ठीक है। दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक। भवानी मशाल का सहायक संपादक। तो एक मशाल यहाँ पर पत्र आ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में पूछ लिया जाए कि किस नाटक से संबंधित है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर, महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार हैं। रत्तीदास साहब का PA हैं। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल। विशु, एक यहाँ पर पात्र महत्वपूर्ण है, विशु हरिजनों का हमदर्द जिसे कि मार दिया गया है। तो इस तरीके से इस महाभोज नाटक के बारे में आपने देख लिया कि इसका प्रकाशन कब हुआ, कितने दृश्यों में बटा हुआ है और इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, और पात्रों से भी हमने परिचय कर लिया। तो उम्मीद है कि जितने भी महत्वपूर्ण नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे थे उन पर हमने चर्चा कर लिया है, और परीक्षा नज़दीक होने की वजह से ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।